हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आपके आईसीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, और साथ ही साथ इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते पढ़ते हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, उसी सेम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि जो भी हम लोग ने पढ़ चुके हैं वो हमको कितना अप्लाई करने को आ रहा है, हमको कितना समझ में आया है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस चैप्टर से, एंड लेट्स रॉक। ओके, तो हमेशा की तरह चैप्टर को शुरुआत करने से पहले बच्चा आके बोलता है कि भाई पहले टॉपिक्स को देख लो। तो हम लोग इस चैप्टर में को दो टॉपिक्स में, दो मेन टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है। ओके, सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसी में हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये 4 टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके, उनके एग्जाम्पल्स के साथ, और उसके बाद फाइनली एनर्जी चेंजेस इन केमिकल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब ये वाला पार्ट हम लोग अगले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ये वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सारा पार्ट कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन के टाइप से। ओके, तो अब केमिकल रिएक्शन के टाइप्स से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला टाइप देख रहे हैं, पर सब एक लाइन में बता देता हूं। अब केमिकल रिएक्शन क्या है आप सभी को पता है, राइट? जो भी हम केमिकल चेंज देखते हैं, ओके, जिसमें रिएक्टेंट्स बदल जाते हैं प्रोडक्ट्स में, वो ही होती है केमिकल रिएक्शन। ओके, सिंपली केमिकल रिएक्शन मतलब भाई रिएक्शन का कन्वर्ट होना प्रोडक्ट्स में, यही इसी को कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन, एज सिंपल एज दैट। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स है, इसमें से सबसे पहला टाइप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, या फिर हम लोग इसको सिंथेसिस करके भी बुलाते हैं। ओके, इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को। अब होता क्या है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में? जैसे नाम में छुपा हुआ है उसका काम, कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहे। तो याद रखना, ओके, इसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस, ओके, कंबाइन होते हैं और एक ही सब्सटेंस बनता है। ओके, 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। क्लियर हो गई बात? ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी कंबाइन होंगे, ओके, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक जनरल फॉर्म बता रहा हूं मैं कि सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, ओके, 2 या 2 से ज्यादा, तो यहां पर मैंने 2 लिए हैं। ओके, तो 2 सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ए बी नाम का सब्सटेंस बना दिया। ओके, अब इसी जनरल टाइप के रिएक्शन को दिमाग में चिपका के रखना है, और अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे। ओके, जो है हमारे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन के। अभी इनको सिंथेसिस क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखो, सब्सटेंसेस कंबाइन होकर कुछ नया सब्सटेंस बना रहा है, राइट? और ये एक ही सब्सटेंस बन रहा है जो कुछ नया सब्सटेंस है, तो हम लोग कुछ नया बना रहे हैं। नया बनाने को कहते हैं नया सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि इसीलिए सिंथेसिस इसको कहा गया है। ओके, चलो अब एग्जांपल्स देखते। तो सबसे पहला एग्जांपल है, अब 2 सब्सटेंसेस जो है हम लोग मान रहे कि भाई चलो 2 सब्सटेंसेस एलिमेंट्स है, ओके, जो कंबाइन होकर हमें कंपाउंड बना के दे रहे। तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करेंगे पानी से। ओके, इससे ज्यादा मुझे फेवरेट एग्जांपल मेरा तो नहीं है भाई। पानी तो बहुत जगह पे अप्लाई होता है और यहीं पर भी अप्लाई होगा वो, क्योंकि देखो हमारा वाटर जो है, ओके, ये फॉर्म होता है 2 एलिमेंट से। हम लोग ने पढ़ा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वैसे ही अगर मैं हाइड्रोजन लूंगा, ऑक्सीजन लूंगा, ओके, अब देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये ऐसे गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन H करके एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एटम करके एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल करके एग्जिस्ट करता है। ओके, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन एटम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। तो देखो O2 वैसे ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, तो H2। तो देखो मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए। ओके, और ये 2 एलिमेंट्स कुदरत का करिश्मा है, देखो ये कंबाइन होके हमें देते हैं हमारा पानी। ओके, H2O। अब सिंपली इस रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस कर देंगे तो बन गई अपनी बात, एग्जाम्पल खत्म हो गया। तो देखो अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ओके, तो यहाँ पर भी मैंने 2 ऑक्सीजन कर लिए। क्लियर? फिर उसके बाद अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन बचा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, करेक्ट? यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन कर लेते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड।
ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 ही एलिमेंट्स है हमारे पास, सिंपल, बात खत्म। अब ये बैलेंस करने का सिलसिला आप क्लास 7th 8th से ही करते आ रहे हो। ओके, हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो सिंपल सिंपल रिएक्शंस आप बैलेंस करते आ रहे हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हम लोग ने सीखा बैलेंस करना। तो अब इसके आगे के जो भी रिएक्शंस होंगे आई होप आप खुद से ही बैलेंस कर लोगे। ओके, मैं आपको एक स्केलेटन रिएक्शन दूंगा, आप खुद से उसको भी बैलेंस करके बना सकते हो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? चलो, तो अब आगे बढ़ते, अगला वाला एग्जाम्पल देखते। ओके, तो हाँ, इसके बाद ये वाले एग्जाम्पल के बाद और कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, ये ऐसी यही टाइप का जिसमें 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और एक ही कंपाउंड बन रहा है, एक ही सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। तो ये एक हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग मान लेते, चलो मैं एक नॉन मेटल ले लेता हूँ, कार्बन ले लेता हूँ। ओके, और इस कार्बन को मैं बोलता हूँ कि भाई तू ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर। ओके, मैं थोड़ा बहुत इसको हीट कर रहा हूँ। ओके, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और मैं हीट भी कर रहा हूँ साथ ही साथ में, तो ये रिएक्ट करेंगे। ओके, तो ये पूरा जो रिएक्शन हो रहा है इसमें क्या बन रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ओके, मतलब सिंपली हम लोग कार्बन को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो कार्बन को बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 हमारे हो गए एलिमेंट्स। ओके, और बन रहा है कंपाउंड। देखो, तो देखो कार्बन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, कार्बन एज अ सी भी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ कार्बन एटम। ओके, और यहाँ पर कार्बन एज अ सी ही एग्जिस्ट करता है, सिर्फ कार्बन एटम। ओके, बाकी के उसके बहुत सारे कंपाउंड्स है, पर एज एन एटम वो कार्बन एटम में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन लिया मैंने और ऑक्सीजन, ओके, O2, तो ये कंबाइन होके CO2 बना रहा है। अब इसको तो बिल्कुल बैलेंस करने की जरूरत नहीं, C+O2 गिव CO2, तो ये बरोबर बैलेंस्ड है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, खत्म। ओके, ऐसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं मेटल लेता हूँ। ओके, तो मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को बोला कि भाई तुझे भी मैं बर्न करूंगा, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी ऐसा MgO करके एक कंपाउंड बनाता है, सिंगल सब्सटेंस बनता है हमारा। ओके, अब इसको भी बैलेंस कर लेना, सिंपल सा रिएक्शन है, बात बन जाएगी। क्लियर? ओके, चलो आगे के एग्जांपल देखते हैं जिसमें देखो एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, मैंने बोला था 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस, तो यहाँ पर अब 2 सब्सटेंसेस, पिछले वाले इसमें 2 सब्सटेंसेस एलिमेंट्स थे सिर्फ, यहाँ पर 2 सब्सटेंसेस में से एक सब्सटेंस एलिमेंट है, एक सब्सटेंस कंपाउंड है। 2 सब्सटेंसेस मिक्स होकर एक ही सिंगल सब्सटेंस बना रहे जो कि है कंपाउंड, एज सिंपल एज दैट। तो अब मैं यहाँ पर ओके एग्जाम्पल के तौर पर अगर एलिमेंट लेना चाह रहा हूं तो मैं ऑक्सीजन लूंगा यहाँ पर। ओके, एग्जाम्पल आपको बताने के लिए, और एक कंपाउंड के तौर पर मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ले रहा हूँ। तो ये रहा अपना एलिमेंट, ये रहा अपना कंपाउंड, दोनों का भी मिलन हो रहा है और हमें एक ही कंपाउंड मिल रहा है, एक ही सब्सटेंस मिल रहा है। ओके, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस आर कंबाइनिंग टू गिव 1 सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल। तो देखो 2 सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं एक सब्सटेंस बनाने के लिए, O2 और SO2 कंबाइन हो रहा है SO3 बनाने के लिए। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, सिंपल। इसको भी बैलेंस कर दो, बात बन जाएगी। अब और एक है, अब इसमें ही हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, जिसमें देखो मैं अगर ऑक्सीजन लूंगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को ले रहा हूं, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये जब ओके कंबाइन होते हैं तब हमें भी एक ही प्रोडक्ट मिलता है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको करवाने के लिए ओके कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को हीट करना पड़ता है, तब जाके हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्लियर हो गई बात बन गई। ओके, तो एलिमेंट और कंपाउंड के मिक्सचर से हमें जो कंपाउंड मिल रहा है रिजल्टिंग एक ही सिंगल कंपाउंड, ये वाले एग्जांपल्स तो बन गए। ओके, अब आगे बढ़ते 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स की बात करते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, तो उस वाले टाइप के रिएक्शंस के एग्जांपल देखते हैं। तो ये 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स में हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, यहां पर उन 2 कंपाउंड्स की, ओके, जो कि बहुत ही मजेदार है, हम लोग आपके क्लास 10th में भी पढ़ेंगे इनको। ओके, इंटरेस्टिंग से कंपाउंड है अमोनिया और HCl। ओके, तो इनको अगर इनका मिलन किया जाए, ओके, ये दोनों भी गैसेस का मिलन किया जाए, तो इंटरेस्टिंग बात ऐसी होती है कि हमें ऐसा कुछ कंपाउंड मिलता है, अमोनियम क्लोराइड जिसको कहते हैं हम लोग, और ये जो है ये सॉलिड होता है। ओके, तो ये दोनों भी गैस में होते हैं। ओके, गैस होते हैं ये गैसेस। ओके, पर ये जो हमें मिलता है ये सॉलिड मिलता है हमें। ओके, तो करिश्मा ही हो गया है, देखो कुदरत का, 2 गैसेस मिलके एक सॉलिड बना रहे। क्लियर? ये भी बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ओके, बाकी के ये 2 है जिसमें कुछ इम्बैलेंस है, तो आप इनको बैलेंस करके बैलेंस इक्वेशंस बना सकते हो। बात बन गई? ओके दोस्तों, चलो, तो हम लोग ने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस वाले रिएक्शंस तो देख लिए, समझ भी लिए कि भाई कैसे होते हैं ये रिएक्शंस। ओके, समझना भी इंपॉर्टेंट है।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टाइप के केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, जो है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन, ओके, तो डीकंपोज होना कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, मतलब टूट जाना, तो यही से इसका मीनिंग भी दिमाग में चिपका लेना है। यहां पर होगा क्या, यहां पर एक ही सब्सटेंस आएगा बेचारा, एकदम हीरो बन के आएगा, पर उसको तोड़ तोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ओके, देखो, ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंगल कॉम्पाउंड, ओके, एक ही सिंगल कॉम्पाउंड, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं इनटू, ओके, छोटे छोटे टुकड़े अब किस में होंगे, एलिमेंट्स में हो सकते हैं या फिर कॉम्पाउंड्स में हो सकते हैं, देखो, इनटू एलिमेंट्स या फिर सिंपल कॉम्पाउंड्स, या फिर वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स दोनों भी हो सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गई बात, एक सिंगल कॉम्पाउंड के टुकड़े टुकड़े होंगे, ओके, इनटू सिर्फ एलिमेंट्स या फिर सिर्फ कॉम्पाउंड्स, ओके, या फिर एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स दोनों में भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। ओके, बोथ। अब ये टुकड़े टुकड़े ऐसे होंगे, ये एलिमेंट्स में या फिर कॉम्पाउंड्स में या फिर दोनों एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स में टुकड़े टुकड़े ऐसे होंगे कि ये फिर से जाके जुड़ के उसको रिवाइव ना कर ले। देखता है ना मूवीज में, हम लोगों ने देखा हुआ है कि कितने सारे, मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई कैरेक्टर रहता है, उसके एकदम चूरे चूरे हो जाते हैं और उसके बाद फिर से वो गिरने के बाद फिर से उसके ही पार्टिकल्स ऐसे 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 ठीक होके पूरा का पूरा वो फिर से कैरेक्टर बन जाता है। अजीब है, राइट, अजीब ही होता रहता है, कुछ कुछ चीजें एकदम अलग दिखती है हमें। ओके, पर वैसे रियल लाइफ में भी कुछ कुछ रिएक्शंस है जिसके टुकड़े टुकड़े होने के बाद फिर से वो ओरिजिनल कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पर वो देखनी नहीं, हमें यहाँ पर बस यही समझना है कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ओके, एक बार टुकड़े टुकड़े हो गए उसके अलग अलग एलिमेंट्स में या फिर कॉम्पाउंड में या फिर दोनों एलिमेंट्स या फिर कॉम्पाउंड्स में, तो उसके बाद फिर वो ही टुकड़े जोड़ के ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बनेंगे, ओरिजिनल कंपाउंड नहीं बनेंगे, सच दैट दीज प्रोडक्ट्स, ओके, जो भी टुकड़े टुकड़े हैं, डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द ओरिजिनल कंपाउंड। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई, क्लियर, एकदम दिमाग में चिपक गई। ओके, एक सिंगल कंपाउंड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इनटू एलिमेंट्स या फिर इनटू सिंपल कंपाउंड्स या फिर दोनों एलिमेंट्स या फिर सिंपल कंपाउंड में टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरह से कि भाई ये जो भी टुकड़े टुकड़े होने के बाद जो प्रोडक्ट्स मिले हमें, ओके, ये एलिमेंट्स या फिर कॉम्पाउंड या फिर दोनों एलिमेंट्स एंड कॉम्पाउंड्स ये फिर से जुड़ के ओरिजिनल कॉम्पाउंड नहीं बन पाएंगे। ऐसे रिएक्शंस को ही डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात। तो अब ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, ये मतलब जो कंपाउंड के टुकड़े टुकड़े हैं ये हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हीट। ओके, एकदम हीट दे दिया कंपाउंड को, टूट गया बेचारा। बिकॉज ऑफ लाइट पड़ गई कंपाउंड पर, फिर भी टूट सकता है बेचारा। ओके, या फिर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंपाउंड में से मस्त इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया तो भी टूट सकता है। ओके, तो ये तीनों फैक्टर्स याद रखने हैं। अब इसमें से हम लोग हीट वाले डीकंपोजिशन रिएक्शंस को, ओके, या फिर ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शंस, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें कंपाउंड के टुकड़े टुकड़े होते हैं, ओके, ड्यू टू हीट, उनको कहते हैं हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस। बात बन गई। अब देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड के टुकड़े हो रहे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में। ओके, क्लियर हो गई बात। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में टुकड़े टुकड़े करवाने हैं। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल में दे रहा हूं, ये है HGO। अब देखना, इसका नाम हम लोग सीख चुके हैं कैसे लेना है, ओके, या फिर कैसे होगा इसका नाम। अब हमको पता है कि देखो ऑक्सीजन यहाँ पर ना 2- में होता है, ओके, मतलब उसके ऊपर 2- चार्ज होता है, ऑक्साइड है ये। ओके, ये जो है मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, इतना तो हमको पता है। तो ये जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब इसके ऊपर क्या होगा, 2- का चार्ज होगा। तो बेचारे Hg के ऊपर भी उतना ही चार्ज होना चाहिए, तभी जाके इनका मिलन होगा। ओके, तो ये सारी ही चीजें हम लोग ने बेसिक्स में पढ़ी थी पहले वाले चैप्टर में, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। ओके, तो इसमें भी देखो 2+ होगा, ओके, तो ही इसका फॉर्मूला HGO ऐसे कुछ बनेगा, राइट। तो हम लोग ने डिकोड किया, मतलब फॉर्मूला से हम लोग ने रेडिकल्स को डिकोड किया। हम लोग ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि रेडिकल से फॉर्मूला कैसे बनाना है। अब हम लोग ने फॉर्मूला से रेडिकल्स में लेके आए हम लोग इसको। क्लियर होगी बात। तो सिंपल था, हम लोग को बस एक बार समझना है कि भाई ये ऑक्साइड दिया हुआ है हमको, ठीक है चलेगा। तो ये ऑक्साइड में ऑक्सीजन तो ऑक्साइड का होगा, मतलब ऑक्साइड ये होगा, ऑक्साइड वाला O2- होगा ये। ओके, इसका फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था रेडिकल का, ऑक्साइड का। तो अब अगर HGO फॉर्मूला बनना है, ओके, तो ये दोनों भी कट, तो ऑक्सीजन
के ऊपर जो 2- है और मर्क्यूरी के ऊपर जो 2+ है, ओके, ये दोनों भी कट हो जाएंगे। ओके, तो देखो कट हो गए, तो क्या बचा Hg1O1, राइट। प्लस माइनस तो हम लोग वैसे भी भूल जाते हैं, तो Hg1O1 क्या होगा, HgO ही होगा, क्योंकि 1 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, तो Hg1O1 तो HgO ही होगा। ओके, तो ऐसे डिकोड करना सीखना है आपको भी। ओके, वो हो जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाओगे तो हो जाएंगी चीजें। तो अब ये डिकोड करके क्या पता चला हमको, नाम कैसे समझना है वो पता चला। ये है ऑक्साइड, और हमको पता है देखो Hg2+, मैंने बोला था रेडिकल्स के टेबल को अच्छे से याद करना है। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आपको पता होगा कि भाई ये जो Hg2+ होता है, ओके, ये मर्क्यूरी का हायर वाला चार्ज है। अब हायर वाले चार्ज को हम लोग इक करके नाम देते हैं लास्ट में, इक, राइट। तो मर्क्यूरी का तो हाइड्रार्गिक नहीं होता है, मर्क्यूरिक होता है। ये भी चीज मैंने बताई थी आपको, एक्सेप्शनल चीज है। अक्सर लैटिन नेम के आगे ही इक या फिर OUS लगता है, पर मर्क्यूरी के केस में भाई उसके इंग्लिश नेम के सामने ही लगता है। तो ये क्या हो गया, ये रेडिकल मर्क्यूरिक है, ओके, और ये ऑक्साइड है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, बात बन गई। ऐसे ही इसका नाम आएगा। ओके, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया मैंने। ओके, तो मैंने समझाया इसके नाम को ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई कहां से आ गया ये। ओके, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जब हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कि मस्त भाई तुम्हें मैं हीट करूंगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ओके, तो हीट के वजह से अभी ये क्या होगा, टूटेगा, डिकम्पोजिशन होगा इसका। और टूटेगा किसमें, एलिमेंट्स में टूटेगा। दिख रहा है आपको कॉम्पाउंड, ओके, 2 और मोर एलिमेंट्स में टूट रहा है। तो यहां पर भी कॉम्पाउंड हीट की वजह से टूट रहा है, जो 2 एलिमेंट से ये कॉम्पाउंड बना है उससे उसमें ही टूटेगा। सिंपल सी बात है ना, HgO मर्क्यूरी और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो उसी में टूटेगा, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन। ओके, बात खत्म। ओके, तो ये देखो ये ऑक्सीजन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहला था, एग्जिस्ट करता है एज अ मॉलिक्यूल। ओके, मर्क्यूरी तो सिंपली एज अ एटम ही एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। ओके, बात बन गई, बात सिंपली समझ में आ गई। तो ये हो गया अपना रिएक्शन। अब इसको बैलेंस कर दोगे तो बात खत्म। अब इसी की तरह और एक रिएक्शन है जो हम लोग सीखेंगे इसी वाले इसमें, ओके, एग्जाम्पल्स में, जिसमें हम लोग लेंगे फिर से हमारे फेवरेट पानी को। तो ये पानी मैंने लिया, अब इस पानी को मैं एसिडिफाई कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा एसिड डाल दूंगा मैं इसमें। ओके, तो मैं इसीलिए इसको नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, एसिडिफाइड है ये वाटर। ओके, तो ये एसिडिफाइड वाटर जो मैंने लिया है, सपोज अब मैं किसी वेसल में इस एसिडिफाइड वाटर को ले रहा हूं और मैं उसमें करंट पास कर रहा हूं, तो मैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूं। आगे बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर क्या होगा, अब देखो ये करंट के पास करने की वजह से हमारा जो कंपाउंड है इसके ये टूट जाता है इनटू इट्स एलिमेंट्स। ओके, तो यहां पर हमारा वाटर बना हुआ है 2 एलिमेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये इसी में टूटता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। खत्म, इसको भी बैलेंस कर दो, बात बन जाएगी। ओके, अगला वाला एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो इसमें कंपाउंड है एक, अब ये टूटेगा इनटू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ओके, सिर्फ एलिमेंट्स में नहीं टूटेगा, अब एलिमेंट में भी टूटेगा और कंपाउंड में भी टूटेगा। तो एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। ओके, तो मैं यहां पर ले रहा हूं, देखो ये KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट इसका नाम है। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट। अब मैं इस पोटेशियम नाइट्रेट को भी क्या करूंगा, थोड़ी बहुत इसको भी हीट दे दूंगा। तो बोलूंगा ये पोटेशियम नाइट्रेट हीट ले ले भाई साहब, हीट ले ले। ओके, और जैसे इसी की तरह मैं इसको हीट दे दूंगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की तरह ही मैं इसको हीट दे दूंगा। ओके, और बोलूंगा कि भाई साहब तुम हीट होके टूट जाओ और नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट बनाओ। देखो ये पोटेशियम तो वैसे ही रहेगा, नाइट्राइट आएगा, नाइट्रेट की जगह पे नाइट्राइट। ये KNO2 जब होता है तब ये पोटेशियम नाइट्राइट होता है। ओके, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये पोटेशियम नाइट्राइट बनेगा और हमें फ्री में थोड़ा सा ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। ओके, ये मजाक कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन भी मिलेगा। ओके, नाइट्राइट और ऑक्सीजन, क्लियर हो गई बात। अब इसको भी आप बैलेंस कर दो, बात बन जाएगी। तो इसमें देखो ध्यान देना, ये एक सिंगल कॉम्पाउंड है, राइट, ये टूट गया है इन एलिमेंट एंड कॉम्पाउंड। समझ में आ रहा है, एलिमेंट्स एंड कॉम्पाउंड्स, क्लियर हो गई बात बन गई। अब अलग वाले एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारा सिंगल कंपाउंड टूटेगा 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स में। ओके, तो अब इसमें मजेदार एग्जांपल है मेरे पास, ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला। कि ध्यान से देखना, ये आप रिएक्शंस आपके क्लास 11 12 तक भी पढ़ते ही रहोगे। ओके, क्योंकि बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है ये। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब हीट करते हैं, ओके, तो इसको हीट हम लोग बहुत स्ट्रांगली करते हैं भाई साहब, एकदम 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं।
उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं दो कंपाउंड्स में। किसमें? कौन से दो कंपाउंड्स? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये ऐसे दो कंपाउंड में टूटता है। बात बन गई, एक सिंगल कंपाउंड दो कंपाउंड में टूट रहा है। ओके, तो ये एग्जांपल बन गया। ओके, इसका, इस वाले टाइप का। क्लियर? अब इसको भी अब देखोगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। ओके, बात इसकी है, इसको आप बैलेंस कर देना तो बात बन जाएगी। क्लियर? ओके दोस्तों, चलो अब तीसरे टाइप का रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, तो अब इसके नाम में ही फिर भी इसका काम भी छुपा हुआ है। सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट, मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ओके, इस रिएक्शन में, और सिंपली यही इसका मतलब में भी रिफ्लेक्ट होता है। देखो ये रिएक्शंस कैसे टाइप के रिएक्शंस होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ओके देखो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट कोई भी उड़ा देता है, एकदम उड़ा देता है। किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब उड़ाना मतलब क्या है? डिस्प्लेस करना, ऐसे समझ लो। ओके, तो डिस्प्लेस करना, उड़ाना मतलब उसकी जगह लेना, सिंपल शब्दों में। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जगह लेता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट की। ओके, अब इसको कैसे आप याद रख सकते हो? ओके, एकदम भला मोटा सा आदमी, ओके अगर यहां पर खड़ा हुआ है, ओके, और कोई एक पतला सा आदमी, ओके, यहां पर खड़ा हुआ है, तो मोटा आदमी ऐसे आके उसको धक्का मार के हटा दे सकता है। तो वैसे ही मोटा सा आदमी मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, पतला सा आदमी मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसे समझ लेना। ओके, तो ऐसे कोरिलेशन से याद रखना। देखो मोटा आदमी ही पतले आदमी को ढकल सकता है ना। ओके, ऐसे तो होगा नहीं कि पतला आदमी मोटे आदमी को ढकल रहा है। ओके, तो वैसे ही उड़ा रहा है, तो वैसे ही यहां पर भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट उड़ाएगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अभी जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये होता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में। ओके, तो इसीलिए बोला है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट आता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में होता है उसमें से उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उड़ा देता है। या फिर ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ओके, इन इट्स कंपाउंड सिंपली। ओके, तो यहां पर अब मैं एक जनरल रिएक्शन बताऊंगा, उससे आपको और थोड़ा सा आसानी होगी समझने में चीजों को। कैसे? देखो ये अगर मैं ले रहा हूं ए और ये है मेरे पास बी और सी नाम का कंपाउंड। ओके, ये ए नाम का मेरे पास एलिमेंट है। ओके, अब ये जो ए है ना ताकतवर है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, मोर रिएक्टिव। और ये बी सी जो कंपाउंड है, इसमें से ये जो बी है ना, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब ये जो बी है, ओके, ये बीसी जो है पूरा का पूरा, ये बी का सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, या फिर बी का कोई कंपाउंड हो सकता है। ओके, देखेंगे हम लोग एग्जांपल में, समझ में आ जाएगा आपको। तो होगा क्या, ये ए जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो डिस्प्लेस कर देगा बी को। ओके, ऐसे उसकी जगह ले लेगा बी की। ओके, तो ए इज डिस्प्लेसिंग, ओके, या फिर मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन और कंपाउंड। बात बन गई। ओके, रिएक्शन अपना डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया। और ये डिस्प्लेस होने के बाद क्या होगा, ये ए तो अब बी की जगह लेगा, तो अब कंपाउंड क्या बनेगा, एसी बनेगा, राइट। अब ए यहां पर आएगा ना, तो एसी बनेगा। देखो एसी बन गया। ओके, तो अब ये ए तो गया और ये सी भी गया, अब बचा क्या, बी। तो बी तो बाहर निकल रहा है, तो एसी तो बन गया है, अब बी बाहर निकल रहा है, मतलब सिर्फ बी बनेगा, तो प्लस बी। ओके, बात बन गई। ओके, ये ए बी की जगह लेगा। ओके, चलो मैं ऐसे भी दिखा देता हूं आपको, ये ए आएगा बी की जगह पर। ओके, तो ए आ गया। ओके, ये ए यहां से मैंने हटा दिया, ये ए आ गया बी की जगह पर। ओके, ये ए आ गया बी की जगह पर, तो यहां पर एसी हो गया। और ये जो बी है वो बाहर निकल गया ना, तो मैं यहां पर ऐसे बी लिख देता हूं। ओके, ये बाहर निकल गया। ओके, तो बाहर निकल के सपोज यहां पर बी था ना, सपोज। ओके, तो मैं अब अच्छे से लिख रहा हूं, एसी प्लस बी हो जाएगा। तो देखो एसी प्लस बी, क्लियर हो गई बात, बन गई। ओके, तो इसको भूल जाओ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसी प्लस बी, जो ही मैंने यहां पर लिखा है एसी प्लस बी। ओके, तो फिर से मैं अब रिएक्टेंट्स लिख देता हूं ठीक से, कि आपको दिक्कत ना हो फिर से। ठीक है, यहां पर हमारा रिएक्टेंट था ए और बी सी। ओके, बी बाहर निकल रहा है, ए उसकी जगह ले रहा है। ओके, तो AC प्लस बी बनेगा, AC प्लस बी।
बात समझ में आ गई? तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तब आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, आपने पढ़ा भी होगा आपके बचपन में, ओके, शायद एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। तो आयरन नेल ले सकते हैं हम लोग एक, ओके। तो ये आयरन नेल को मैं Fe लिख रहा हूं, ओके। और इस Fe जो आयरन नेल है हमारा, ओके, अब ये बना हुआ है Fe के एटम से, तो इसीलिए मैंने Fe लिख दिया रिएक्शन में, ओके। ये आयरन है नेल में से। अब मैं आयरन नेल को डिप करूंगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ओके। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब बना रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पर है अपना आयरन का नेल, ओके, जो मैं ऐसे इसमें डिप कर रहा हूं। क्लियर? अब उसको डिप किस में कर रहा हूं मैं? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कर रहा हूं। चलो, तो ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का होता है, ओके। तो ब्लू वाला मैं थोड़ा सा कर देता हूं इसको ब्लू ब्लू, थोड़ा सा ब्लू ब्लू कर देता हूं, तो अच्छा लगेगा आपको देखने में, ओके। क्लियर हो गई बात? तो इसमें डिप किया हुआ है, तो मैं इसमें भी ऐसे बीच में थोड़ा सा ब्लू लगा देता हूं, ओके। समझ में आ गई? तो अब होगा क्या, आगे देखना है हमें यहां पर। हाँ, अब ये कॉपर सल्फेट में डिप किया है ना मैंने, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ओके। ब्लू कलर से लिख दिया तो आप समझ लेना ये ब्लू कलर का ही है, अभी याद ही हो गया रहेगा आपको। अब डिप करने के बाद होता क्या है, ये आयरन जो है ना, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव है, ओके। ये है मोर रिएक्टिव, ये है लेस रिएक्टिव, ओके। तो ये क्या करेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट उड़ा देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट बाहर, ओके। मोर ऐसा मोटा आदमी आ गया, छोटे आदमी को ढकेल के बाहर निकाल दिया, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह लेगा, तो यहां पर कॉपर की जगह पर Fe आएगा, तो FeSO4 बनेगा, और कॉपर बाहर जा चुका है, ओके, तो प्लस कॉपर बनेगा, ओके। ये तो चला गया ना इसके अंदर, तो यहाँ पर खत्म बात, तो ये FeSO4 बनेगा और प्लस कॉपर। क्लियर हो गई बात? ओके, ये इसके अंदर गया, FeSO4 बन गया, कॉपर बाहर गया, तो प्लस कॉपर हो गया, ओके। तो FeSO4 जो मैंने अभी बोला प्लस कॉपर। क्लियर हो गई बात? अब ये जो FeSO4 है, ये FeSO4 भी सॉल्यूशन है, ओके। ये FeSO4 का सॉल्यूशन बनता है, और ये होता है लाइट ग्रीन कलर में, ओके। क्लियर हो गई बात? तो अब क्या होगा, देखो यहां पर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिखेगा ऐसा मस्त लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, ऐसे, ओके। और जो हमारा नेल था, ओके, आयरन का नेल था हमारा, ये देखो ये नेल, तो ये जो इतना पोर्शन जो इसके अंदर डिप था ना, ये देखो इतना पोर्शन, तो ये नेल को अब मैं बाहर निकाल लूंगा, ओके। तो आप ध्यान से देखना, होगा क्या मालूम है, ये नेल में जो निचला वाला पोर्शन होगा ना, जो इस सॉल्यूशन में डिप था, इसके ऊपर ऐसे एक ब्राउन कलर का कोटिंग आ जाएगा, ऐसे, ओके। जो डिप नहीं था वो एकदम वैसे के वैसे आयरन नेल दिखेगा हमको, पर जो निचला वाला भाग है उसके ऊपर पूरा ब्राउन कलर का कोटिंग आएगा। अब ये ब्राउन कलर का कोटिंग ये क्या है, मतलब एक्चुअल में, ओके, ये कॉपर है जो हमारे आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, ओके। ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये अंदर लाइट ग्रीन कलर का, ओके। और ये कॉपर जो हमारे सॉल्यूशन में से बाहर निकल के, यहां पर कॉपर था ना सॉल्यूशन के अंदर, इसमें से बाहर निकल के वो गया नेल में, देखो कॉपर बाहर निकल गया ना सॉल्यूशन से, तो वो जाके आयरन नेल पर चिपक जाता है, ओके। तो आयरन नेल पर हमें ऐसे ब्राउन कलर का कोटिंग दिखने लग जाता है। क्लियर हो गई बात? ओके, तो ऐसे करके सारा कॉपर बाहर निकल जाता है, ओके, सारा कॉपर बाहर निकल जाता है और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है ऑलमोस्ट, ओके। तो ये अंदर का कॉपर बाहर जाके आयरन पर डिपॉजिट हो गया, और ये आयरन नेल का जो आयरन है वो सॉल्यूशन में आके आयरन सल्फेट बन गया, ओके, ये ऐसे, ओके। तो ये अंदर आयरन सल्फेट,
नेल के ऊपर कॉपर, तो अंदर आयरन सल्फेट तो ग्रीन कलर का होता है वो, इसलिए ग्रीन कलर, आयरन के ऊपर कॉपर, तो देखो कॉपर आयरन के ऊपर। क्लियर, बात बन गई, समझ में आ गई कैसे हो रही है ये डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन। ओके, इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सिर्फ एक ही दिख रहा है आपको, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, तो इसलिए हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर हो गई बात, तो आपको शायद ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी अब। तो ऐसी इसी तरह से हम लोग कोई और भी रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखते हैं, ओके, जिससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, ओके, जैसे कि हम लोग ने आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन देखा, तो अब ये जो मेटल वाला खेल था, अब हम लोग इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देते। ओके, हम लोग मैग्नीशियम लेते और सल्फ्यूरिक एसिड लेते। ओके, तो अब यहां पर देखो ये जो एलिमेंट है, ओके, अब हम लोग को तो पता है कि ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। ओके, तो यहां पर अब मैग्नीशियम जो है, ओके, वो क्या करेगा, वो आएगा। ओके, अब हाइड्रोजन जो होता है ना, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, अब मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है इसमें और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है इसमें, तो मैग्नीशियम आएगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उठा के बाहर फेंकेगा फ्रॉम इट्स कॉम्पाउंड। यहां पर था कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट जो है ये कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन, देखो कॉपर सल्फेट, तो ये सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसको हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, ये ओके, बात बन गई। पर ये जो है हम लोग इसको नॉर्मली कॉम्पाउंड ही कहेंगे हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट का, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो अलग अलग रिएक्शंस के एग्जांपल से आपको क्लियर हो गई की बात। ओके, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कॉम्पाउंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो Mg जगह लेगा सल्फ H2 की। ओके, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, MgSO4 आएगा। ओके, और देखो Mg यहां पर जगह ले रहा है, तो H2 पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, फेंक देंगे उसको बाहर, तो H2 ऐसे बाहर निकल गया। अब ये H2 जो है ना, ये गैस बन के निकल जाता है, उड़ जाता है। ओके, तो क्या मिला हमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, Mg यहां पर जगह ले ली, तो MgSO4। ओके, और फिर H2 बाहर गया, तो MgSO4 प्लस H2। ओके, MgSO4 प्लस H2। क्लियर, बात बन गई। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स कॉम्पाउंड। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसी तरह से। अब ये थोड़ा सा अलग वाला एग्जांपल, इसमें हम लोग थोड़ा नॉन मेटल जो है, ओके, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, पहले मैं लेता हूं क्लोरीन गैस। ओके, और मैंने लिया KCl, सॉरी Ki। ओके, KCl नहीं, Ki। तो यहां पर देखो ये क्लोरीन गैस जो है, ओके, ये क्या करेगा, अब ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ओके, तो अब आपको पता ही चल गया होगा ये होने क्या वाला है। ओके, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, आयोडीन अपना, तो ये क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, आयोडीन भी अपना नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल, पर नॉन मेटल है तो भी ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। ओके, तो दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको क्या करेगा, अब मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कॉम्पाउंड या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये Ki का हम लोग ने सॉल्यूशन लिया था। ओके, इसको पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं, इसका सॉल्यूशन लिया था, तो ये आयोडीन का सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। ओके, ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं। ओके, KCl KBr Ki इनको सॉल्ट्स कहते हैं हम लोग, जैसे कि कॉपर सल्फेट को भी हम लोग सॉल्ट ही कहते हैं, तो इसीलिए सॉल्ट का सॉल्यूशन। ओके, तो कॉपर के ये जो पूरा का पूरा क्या है, सॉल्ट है, तो कॉपर का सॉल्ट का सॉल्यूशन। वैसे ही आयोडीन जो है, अब Ki भी हम लोग उसको सॉल्ट ही कहते हैं, तो आयोडीन के सॉल्ट का सॉल्यूशन। बात बन गई। तो इसने अब क्या किया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने डिस्प्लेस किया लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, बाहर उखाड़ के भगा दिया। ओके, तो ये अब आयोडीन की जगह पे क्लोरीन आ गया। ओके, क्लोरीन कहां पर, आयोडीन की जगह पर आ गया और आयोडीन बाहर निकल गया। ओके, तो अब देखो आयोडीन बाहर निकलेगा तो आयोडीन I2 के फॉर्म में ही निकलेगा। ओके, आयोडीन I के फॉर्म में नहीं निकलेगा, तो इसको थोड़ा सा हमको अच्छे से बैलेंस करना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल सा है, मैं आपको बैलेंस करके भी दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर 2 क्लोरीन कर लिए। फिर पोटेशियम यहाँ पर कितना है, 1 है। ओके, और इस तरफ कितने पोटेशियम है, 2 है, राइट, तो मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो हो गया बैलेंस। ओके, और फिर आयोडीन कितने बन गए, 2 आयोडीन। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं लाइन से जा रहा हूँ, पहले क्लोरीन बैलेंस किया, फिर पोटेशियम किया, अब आयोडीन, तो 2 आयोडीन लिया, 2 आयोडीन है यहाँ पर। ओके, 2 आयोडीन। ओके,
तो फिर यहां पर भी देखो 2 आयोडीन। बात बन गई, बात क्लियर हो गई। ओके, एक एक करके हम लोग ने देख लिया फटाफट कि भाई बैलेंस्ड है कि नहीं है। ओके क्लियर। तो अब इसमें ये वाला जो रिएक्शन है, इसमें मैंने बताया था ये नॉन मेटल्स है जो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ओके, यहां पर ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, और पिछले वाले में दोनों भी मेटल्स थे। ओके, तो फर्क नहीं पड़ता हमें, हम तो एलिमेंट्स के टर्म्स में सीख रहे इसीलिए। पर ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हम लोग अगर एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते चले जाए तो ऐसे ऐसे रिएक्शन से हमको क्या क्या समझ में आता है कि भाई ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। ओके, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। इस रिएक्शन से क्या पता चला, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन कम रिएक्टिव है। पिछले वाले रिएक्शन से क्या पता चला था भाई, जिसमें आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो ऐसे हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलते जाता है और सारे रिएक्शंस हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स की कंपैरेटिव हमको मिलेगी कि भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। और इसके आधार पर जैसे कि हम लोग ने अभी तक जो भी एग्जाम्पल्स देखे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, वैसे कई सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग उनको ऑब्जर्व करें, तो हमको क्या पता चलेगा कि भाई कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर उल्टा कह देता हूं मैं कि भाई कौन सा एलिमेंट किससे कम रिएक्टिव है। ओके, तो ऐसे रिएक्शंस कर करके हम लोग ने ऑब्जर्व कर करके हम लोग ने ऐसा बहुत सारा डेटा, ये जो कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट किससे कम रिएक्टिव है, ये सारा ढूंढा। और फिर हम लोग ने क्या किया, ऐसी एक सीरीज बना दी। ओके, जिसमें हम लोग ने एलिमेंट्स को ऐसे लाइन में सजा दिया ताकि हमको थोड़ा आसानी हो समझने में या फिर याद भी रखने में कि भाई कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है। और हम लोग ने उसको ऐसे लाइन में सजा दिया इस तरह से कि भाई हम लोग ऊपर से नीचे नीचे जाएंगे तो हम लोग जो भी एलिमेंट्स के नाम लिख रहे उसी ऑर्डर में हमारी जो रिएक्ट करने की एबिलिटी है वो कम कम होती जाएगी, मतलब रिएक्टिविटी सिंपली कम कम होती जाएगी। तो हम लोग इसको रिएक्टिविटी सीरीज नाम देते या फिर एक्टिविटी सीरीज नाम देते। ओके, तो कौन से है भाई वो खास एलिमेंट्स जिनको हम लोग सीरीज में अरेंज करते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि इसको अगर आप याद रखोगे तो आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अगर दिया जाएगा, रिएक्टेंट्स दिए जाएंगे, आप प्रोडक्ट्स बना लोगे खुद से खुद, क्योंकि आपको पता है कि भाई कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर देगा, कौन सा एलिमेंट किसको उड़ा देगा। ओके, इस रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से तो ये याद रहेगी, तो फटाक से आप बता सकते हो कि भाई ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको उड़ाएगा, मतलब ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो ये कंपाउंड्स प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ओके, चलो अब रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। तो शुरुआत होती है रिएक्टिविटी सीरीज की पोटेशियम से। ओके, फिर पोटेशियम के बाद आता है हमारा सोडियम। ओके, उसके बाद में एकदम पीछे फिर सोडियम के बाद फिर से आएगा कैल्शियम। ओके, फिर कैल्शियम के बाद फिर से आएगा मैग्नीशियम। ओके, तो आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखा होगा ना तो आप इस तरह से कुछ रिलेट कर सकते हो। देखो, ये है हमारा सोडियम होता है, ये होता है पोटेशियम। ओके, बिल्कुल नीचे होता है पोटेशियम सोडियम की। तो आगे तो हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के बारे में, पर इससे पहले भी हम लोग ने थोड़ा सा एक्सपोजर लिया था क्लास 6 में पीरियोडिक टेबल को, तो आप अभी भी पीरियोडिक टेबल देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखना, सोडियम के नीचे पोटेशियम होता है। ओके, पोटेशियम के बगल में कैल्शियम होता है, कैल्शियम के जस्ट ऊपर होता है मैग्नीशियम। ओके, तो अलग अलग तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सोडियम के बगल में मैग्नीशियम है। ओके, फिर बीच में एक बड़ा सा लंबा सा गैप है और उसके बाद फिर हमें मिलेगा एल्यूमिनियम ऐसे। ओके, तो आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हो। देखो, पीछे जाना है, पोटेशियम सोडियम, फिर से आगे बढ़ के और पीछे जाना है, कैल्शियम मैग्नीशियम। ओके, तो देखो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। ओके, फिर मैग्नीशियम के बाद आएंगे हम लोग ऐसे एल्यूमिनियम पर। ओके, ऐसे एल्यूमिनियम। तो यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। ओके, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। ओके, फिर यहां पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बाद जिंक आयरन। ओके, फिर निकल टिन लेड। तो अब ये जो निकल और टिन है कई बार किताबों में नहीं दिए गए हैं, पर इनको अगर आप लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो एल्यूमिनियम के बाद जिंक आयरन निकल, तो ये वाला देखो सीक्वेंस फॉलो करना है। यहां तक तो मैंने समझा दिया कैसे याद रखना है। फिर बाद में जिंक आयरन निकल, ओके, तुम निकलो ऐसे। फिर टिन लेड हाइड्रोजन, इस सीक्वेंस में याद रख लो। फिर हाइड्रोजन के बाद CuHgAgAu। ओके, तो देखो CuHgAg, देखो Cu फिर HgAg एक साथ आता है ना, इसीलिए फिर इनको ऐसे चारों को ऐसे याद रख लेना। ओके, ऐसे तोड़ के CuHgAg
Au, गोल्ड। ओके, ये जो अगर आपको नीचे से दिख नहीं रहे होंगे तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ CuHgAgAu, नीचे वाले। क्लियर? तो यहां तक तो कहानी खत्म हो गई। ओके, एल्यूमिनियम तक। फिर एल्यूमिनियम के बाद जिंक आयरन निकल, टिन लेड हाइड्रोजन, CuHgAgAu। ओके, तो ये है सीरीज जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और इस फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम लोग जब बनाते हैं तो रिएक्टिविटी घटती है, कम कम हो रही है। इसका मतलब पोटेशियम से कम रिएक्टिव है सोडियम, सोडियम से कम रिएक्टिव है कैल्शियम, फिर कैल्शियम से और कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम से और कम है जिंक, फिर और कम मैग्नीशियम से और कम है एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम से और कम है जिंक, फिर और कम आयरन, और कम निकल, और कम टिन, फिर और कम लेड, फिर और कम हाइड्रोजन, ऐसे और कम कॉपर। तो नीचे नीचे जाते जाते सबसे कम किसका हो गया? देखो, गोल्ड। ओके, तो देखो इसीलिए तो थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हो कि हम लोग गोल्ड के गहने वगैरह पहनते पर हमें कुछ होता नहीं, हमारे स्किन को वगैरह ज्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि गोल्ड बहुत ही कम रिएक्टिव है। ओके, वैसे ही सिल्वर भी देखो बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो हम लोग सिल्वर पहनते हैं। ओके, तो फिर भी हमें कुछ फील नहीं होता या फिर कुछ डेंजरस चीज हमारे स्किन के साथ नहीं होती, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव है। क्लियर? आइडिया आ गया आपको? ओके, फिर नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे तो ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको ऐसे लाइन में याद रख लेना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हम लोग जब डाउन नीचे जाते हैं ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनको, तब इनकी भी रिएक्टिविटी कम कम होती है। ओके, क्लियर हो गई दोनों भी एक्टिविटी सीरीज? बात समझ में आ गई? तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ओके दोस्तों, अगले वाले टाइप पर बढ़ते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के। ये आखिरी का टाइप है। इस टाइप का केमिकल रिएक्शन जो है इसको कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, या फिर इसको हम लोग कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें ना जो डीकम्पोजिशन वर्ड है ना इस रिएक्शन के नाम में, इससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस रिएक्शन का डीकम्पोजिशन से कुछ इतना खास लेना देना है नहीं। यहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट शब्द को ही समझ के हम लोग इस रिएक्शन का मतलब समझना चाहेंगे। ओके, तो अब ये रिएक्शन क्या है? ओके, आपको समझ में आ जाएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट का रोल कैसे हो रहा है। पर इस रिएक्शन मतलब कौन से रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं? सिंपल है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर कुछ खिचड़ी पकाते हैं, कुछ रिएक्शन करते हैं और दो नए कंपाउंड्स देते हैं हमें। ओके, दो कंपाउंड्स कुछ खिचड़ी पकाएंगे और हमें दो न्यू कंपाउंड्स देंगे। और ये जो दो न्यू कंपाउंड्स बनेंगे ना, ये कैसे बनेंगे? ये जो दो कंपाउंड्स के बीच में जो खिचड़ी पक रही ना, वो क्या है खिचड़ी? वो है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स। ये है खिचड़ी। तो इन दो कंपाउंड्स के बीच में ओके रेडिकल्स की अदला बदली होगी, रेडिकल्स की अदला बदली। ओके, कैसे? चलो समझाता हूं मैं। अगर मैं कंपाउंड AB ले रहा हूं और दूसरा कंपाउंड CD ले रहा हूं, ये दोनों भी मस्त सॉल्यूशन में है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर इनमें ऐसी खिचड़ी पकेगी, मतलब इनके जो रेडिकल्स है इनकी अदला बदली होगी। तो देखो, अगर मेरा ये AB में A है पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल, B है नेगेटिवली, यहां पर C है पॉजिटिवली और D है नेगेटिवली चार्ज रेडिकल, तो मेरा A जो है वो C के जगह पे आएगा। और देखो, अब डिस्प्लेसमेंट में A C के जगह पर जा रहा था, C बाहर निकल के भाग रहा था। अब यहां पर C बाहर भागेगा नहीं, C बोलेगा भाई मैं क्यों कम पड़ू, मैं तो एक ही जगह लूंगा ही, लेकर ही रहूंगा। ओके, तो ऐसे ही हो जाता है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, म्यूचुअल हो गया। करेक्ट, एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स। क्लियर हो गई बात? आ गई समझ में? इंटरेस्टिंग है ना ये। तो यहां पर होगा क्या? देखो, A आएगा C की जगह पे तो AD बनेगा। ओके, चलो मैंने लिख दिया AD, और C जाएगा A की जगह पे तो CB बन जाएगा। ओके, तो ये है अपना जनरल रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? ओके, ये यहां से उठकर यहां पर जाएगा तो यहां पे जगह खाली हो जाएगी। ओके, तो ये यहां से आएगा यहां पर तो AD बन जाएगा। ओके, और ये C वहां पर जाएगा तो CB बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? बन गई। यहां पर AD, यहां पर CB अदला बदली होने के बाद। ओके, तो अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शंस है, इनके दो टाइप्स है। ओके, पहला टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो हम लोग एक एक करके एक एक टाइप देख लेते। तो पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देख लेते। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है भाई साहब? ओके, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे दो कंपाउंड्स जो है बिल्कुल वो सॉल्यूशन में मस्त
कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं, जो खिचड़ी हम लोग ने देखी क्या हो रही है खिचड़ी में, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है रेडिकल्स का। और इस तरह से रिएक्शन होता है कि ये देते हैं हमें, देखो दो कंपाउंड सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे, और इस तरह से रिएक्शन होता है कि रिएक्शन होने के बाद ये हमें देते हैं एक इनसोल्यूबल कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट, एक इनसोल्यूबल कंपाउंड एज द प्रोडक्ट। ओके, तो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसमें से एक इनसोल्यूबल कंपाउंड होगा, एज सिंपल एज दैट। खिचड़ी पकने के बाद दो कंपाउंड इन सॉल्यूशन, खिचड़ी पकाएंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स होगा। ओके, खिचड़ी पकाना मतलब ओके, सो टू कंपाउंड इन सॉल्यूशन, ये होगा म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स, और उसके बाद हमें देंगे ये गिव्स राइज टू अ सिंगल या फिर इनसोल्यूबल कंपाउंड, ओके, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे खिचड़ी पकने के बाद एटलीस्ट उनमें से एक प्रोडक्ट जो होगा ओके वो इनसोल्यूबल होगा। बात बन गई। तो अब एग्जांपल्स में समझते हैं हम लोग और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, यहां पर देखो BaCl2 ओके और Na2SO4, ये दो कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर मस्त खिचड़ी पका रहे। खिचड़ी पका रहे मतलब क्या कर रहे हैं, अब रेडिकल्स की अदला बदली कर रहे हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे हैं रेडिकल्स का। तो होता क्या है, देखो यहां पर ध्यान देना, अब ये जो BaCl2 है थोड़ा सा तोड़ के हम लोग समझेंगे इसको। ओके, तो BaCl2 में ध्यान देना, ये क्लोरीन जो है ये 2 है। ओके, अब हमें पता है कि क्लोरीन के रेडिकल्स कैसे होते हैं, क्लोराइड रेडिकल्स होते हैं, करेक्ट। पर ये क्लोराइड रेडिकल्स, ये एक क्लोराइड रेडिकल है, पर यहां पर तो 2 क्लोरीन है, तो ये 2 क्लोरीन है, इसलिए 2 क्लोराइड रेडिकल्स हमें लेने पड़ेंगे। तो कितना चार्ज हो गया, टोटल चार्ज हो गया 2 चार्ज। ओके, तो अब इस 2 चार्ज को, ये देखो ये 2 क्लोराइड रेडिकल्स, ये 2 क्लोरीन, ओके, इनकी बात खत्म हो गई अब। ओके, अब ये 2 माइनस चार्जेस को बैलेंस करना होगा, तो क्यों कौन बचा बैलेंस करने के लिए, ये कंपाउंड में बेरियम है हमारे पास, ये Ba मतलब, तो ये जो बेरियम है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर बकायदा 2+ चार्ज होने ही चाहिए, क्योंकि यहां पर एक ही बेरियम है। तो एक बेरियम है तो हम लोग को जबरदस्ती इसको 2+ चार्जेस देने ही पड़ेंगे। ओके, पक्का तुम लो ही, क्योंकि जब तक तुम 2+ चार्जेस नहीं लोगे तब तक ये 2 चार्जेस न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, फिर BaCl2 नहीं बनेगा। ओके, अब इसी को डिकोड हम लोग ने किया ना, इसके फॉर्मूला से हम लोग ने रेडिकल्स को डिकोड कर लिया। आगे बात समझ में, सेम चीज जो मैंने की थी। ओके, तो इसमें देखो ये एक रेडिकल है, ये एक रेडिकल है, बात बन गई, बात समझ में आ गई। Ba2+ एक रेडिकल है और 2 क्लोराइड आयंस ये दूसरे टाइप के रेडिकल्स है। ओके, चलो अब इसमें भी ऐसी कुछ कहानी है। सोडियम सल्फेट है, तो देखो सल्फेट तो हमको पता है SO4 होता है 2-। ओके, और यहां पर है देखो ये बात बन गई। अब देखो सल्फेट का काम खत्म, अब है Na सोडियम के एटम्स। तो सोडियम के एटम्स मैंने लिए, सबसे पहले नंबर देखना है। यहां पर देखो मैंने क्लोरीन का रेडिकल लिख लिया, क्लोराइड कितने हैं क्लोरीन के एटम्स, 2, तो 2 क्लोराइड बना दिए। यहाँ पर बेरियम, ओके, अब यहाँ पर जो बेरियम मैंने लिया नीचे लिख दिया वैसे ही, पर इसके पास एक ही एटम है, तो बेरियम का रेडिकल जो भी होगा, ओके, चार्ज देने से पहले ही मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब मैं चार्ज दूंगा, चार्ज मैंने किसके हिसाब से दिया, यहाँ पर 2 माइनस है तो इसको भी जबरदस्ती, अब यहाँ पर 1 है तो अब 1 × 2 2+ होगा, तो इसको 2+ यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये 2+ चार्जेस होंगे टोटल। ओके, 1 × 2 2+, और यहाँ पर 2 × -1 2-, तो 2+ 2-, ऐसे ही बैलेंस होगा। ओके, वरना बैलेंस नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो सोडियम है, अब हमको क्या पता है कि भाई सोडियम का तो हमको पता है कि ये मोनोवैलेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने सीधा सीधा Na+ लगा दिया, वहां पर थोड़ा सा हमको और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। ओके, क्योंकि समझने के लिए, पर मैंने एक ट्रिक आपको बता दी थी, जितना माइनस चार्जेस होंगे जो पॉजिटिव रेडिकल होगा उसके ऊपर उतने ही प्लस चार्जेस होंगे, पर ध्यान देना है उसके नंबर ऑफ एटम्स पर भी। ऐसे नहीं हो कि यहाँ पर 2 बेरियम एटम्स है, फिर आप क्या कर रहे हो, अलग ही कुछ हो जाएगा, 4 पॉजिटिव चार्ज और 2 माइनस चार्जेस हो जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, बैलेंस नहीं हुआ है तो अब फॉर्मूला अलग हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है हमको। क्लियर, हमें बस देखना है, ध्यान से ढंग से देखना है, उसके बाद ही हम लोग को डिकोड करना है। तो ये आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप थोड़े से फॉर्मूलाज ले लिया करो ऐसे, और उनको डिकोड करने की कोशिश करो उनके रेडिकल्स में, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको सही सही आंसर्स आने लग जाएंगे। शुरुआत में ही शायद ना आए, पर बाद में आते जाएंगे। ओके, तो देखो अब यहाँ पर सल्फेट मैंने लिया SO4 2-, यहाँ पर सोडियम ले लिया। ओके, तो यहाँ पर 2 सोडियम है, तो पहले मैंने 2 लगा दिया, और हमको तो पता है कि भाई Na के ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए एक ही, क्योंकि वो यूनिवैलेंट होते हैं रेडिकल्स। तो देखो प्लस चार्ज लगा दिया। अगर याद भी नहीं आ रहा है तो भी आप कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पर किया था हम लोग ने, कि भाई देखो 2 सोडियम है,
ओके, यहाँ पर SO4 कितना है, एक ही है, SO4 एक ही है तो SO4 एक ही लिया, एक SO4 के ऊपर 2 माइनस। ओके, यहाँ पर 2 सोडियम है, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 2 प्लस चार्जेस होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस चार्जेस है। तो अगर यहाँ पर 2 है इंटू 1 कर दूंगा मैं 1 प्लस, तो 2 प्लस बन जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 2 प्लस लूंगा तो 4 प्लस बन जाएगा, तो इसलिए मैं 2 प्लस नहीं ले सकता, इसलिए मेरे को 1 प्लस ही लेना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग में आप लगा सकते हो, जैसे हम लोग ने बेरियम क्लोराइड के लिए लगाया, और निकाल सकते हो। ओके, इनकेस अगर याद नहीं आ रहा होगा आपको तो कोई एक रेडिकल का चार्ज। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये 2 अलग अलग रेडिकल्स बन गए। अब इनकी अदला बदली हो रही है, देखो रेडिकल्स की अदला बदली हो रही है यहाँ पर। ओके, दिमाग में चिपकाना है। डिस्प्लेसमेंट वाले में एटम्स ही उड़ा रहे थे एक दूसरे को, ओके, भगा रहे थे वहीं से। ओके, जिंक आ रहा था कॉपर की जगह पर, मतलब ऐसे नहीं, वही वहां पर भी कुछ ना कुछ खेल तो हो ही रहा था रेडिकल्स का ही, पर फिर भी वहां पर इतना अच्छे से समझना नहीं था हमको। यहाँ पर रेडिकल्स के म्यूचुअल एक्सचेंज को समझना है अच्छे से, तभी आपको बात समझ में आएगी, तब आप प्रोडक्ट्स लिख पाओगे। ओके, तो देखो अब यहाँ पर बेरियम जो है ये सोडियम को एक्सचेंज करेगा, और मतलब क्या, बेरियम सोडियम की जगह पे आएगा और सोडियम जो है वो बेरियम की जगह पे जाएंगे। ओके, तो बात क्या हो जाएगी, देखो एक बेरियम 2 प्लस है, ओके, वो आएगा सल्फेट 2 प्लस के पास, देखना ध्यान से। ओके, बेरियम 2 प्लस आया अब सल्फेट 2 माइनस के पास। ओके, सॉरी, सल्फेट 2 माइनस के पास। ये देखो ये यहाँ पर आया ना, तो बेरियम 2 प्लस यहाँ पर आया सल्फेट 2 माइनस के पास, बेरियम 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस के पास। अब ये 2 सोडियम के प्लस गए वहां पर 2 क्लोराइड आयंस के पास, तो 2 सोडियम के प्लस गए 2 क्लोराइड आयंस के पास। ओके, तो ये यहां चला गया, ये यहां आ गया, बात खत्म। इतना ही अदला बदली हो रही थी। ओके, ये यहां आ गया, ये यहां चला गया, खत्म, हम लोग ने लिख दिया ध्यान से। अब बस इनके कंपाउंड बनाने और हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। ओके, तो देखो Na प्लस Cl माइनस, एक Na प्लस एक Cl माइनस NaCl बनाएगा। ओके, 2 Na प्लस 2 Cl माइनस 2 NaCl बनाएंगे। ओके, हमको तो पता है ना, देखो हम लोग कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, Na प्लस Cl माइनस। ओके, अगर आपको 2 वगैरह ये सब में कंफ्यूजन हो रहा है तो सबसे पहले ये 2 को हटा दो, Na प्लस Cl माइनस लिख दो। ओके, और एक Na प्लस Cl माइनस लिख दो। ओके, कंफ्यूजन ही मिट जाएगा आपका। देखो 2 Na प्लस है तो 2 Na प्लस लिख दिए, 2 Cl माइनस है तो 2 Cl माइनस लिख दिए। अब हमको पता है एक Na प्लस एक Cl माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस, प्लस माइनस तो हम लोग छोड़ देते, Na1 Cl1 क्रॉस करेंगे हम लोग, तो Na1 Cl1 हो जाएगा नीचे नीचे, तो NaCl, राइट, ऐसे भी NaCl, सिंपल वे में बता रहा हूं मैं। ओके, तो इसीलिए क्या हो जाएगा NaCl, तो यहां पर एक NaCl बनेगा, यहां पर एक NaCl बनेगा, राइट। आगे बात समझ में, तो 2 NaCl बन रहे, 2 NaCl लिख दिए मैंने। अब यहाँ पर देखो Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, अब इसका फॉर्मूला लिखना है, क्या होगा, प्लस माइनस तो हम लोग वैसे भी भूल जाते, 2 2 कट हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, तो Ba1 SO4 द होल 1, तो क्या होगा BaSO4 ही होगा सिंपली, राइट। तो ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, बात समझ में आएगी आपको कैसे प्रोडक्ट्स लिखने। तो देखो प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको रिएक्शन कैसे हो रहा है या फिर रिएक्शन क्या है वो समझ में आना चाहिए। ओके, जब आपको समझ में आएगा तब आप प्रोडक्ट लिख पाओगे। और आप ध्यान देना, अब यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस भी हो चुका है अपना रिएक्शन पूरा का पूरा। देखो बेरियम यहाँ पर 1 है, ओके, यहाँ पर देखो बेरियम 1 है, ओके। वैसे ही देखो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, ओके, तो यहाँ पर भी देखो क्लोरीन 2 है, ओके, बात समझ में आ गई। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सोडियम 2 है, सोडियम देखो 2 है, ओके। फिर सल्फर 1 ही है यहाँ पर, ओके, तो देखो यहाँ पर सल्फर 1 ही है, और बचा ऑक्सीजन लास्ट में, तो ऑक्सीजन 4 है, ओके। इस तरफ, तो इस तरफ भी देखो ऑक्सीजन 4 ही है, बात बन गई, ओके। तो बैलेंस भी हो गया। तो रेडिकल्स आप अगर ठीक से अदला बदली करोगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस भी हो जाएगा, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना लास्ट में, क्लियर। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला टाइप देखते हैं, सॉरी, न्यूट्रलाइजेशन वाला, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हम लोग टाइप पढ़ रहे थे ना, राइट। तो इसमें ये वाला अगला टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है भाई, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं एसिड्स और बेसिस जो है, ओके, वो रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सिंपल, खत्म। एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली, ओके। तो मैं ऐसे सिंपली ऐसे लिख देता हूं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर ओनली, ओके। एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली, बात बन गई। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो मेरा तो बहुत फेवरेट एग्जांपल है भाई, ये तो मैं हर जगह पर लगाते रहता हूं। ये है हमारा बेस, ये है हमारा एसिड, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, ओके। तो अब ये वाले रिएक्शन में
ध्यान देना, यहां पर भी म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। देखो यहां पर जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा था, ओके, यहां पर भी म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम लोग ने एक मिस कर दी, ये जो है ये प्रेसिपिटेट है। ओके, प्रेसिपिटेट मतलब जैसे मैंने बोला था ना, रिएक्शन होगी, ओके, दो कंपाउंड्स की इन अ सॉल्यूशन। ओके, तो ये दोनों भी सॉल्यूशन के अंदर है, दो कंपाउंड्स इन अ सॉल्यूशन। ओके, इनमें अदला बदली होगी, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स होगा। ओके, टू गिव क्या, इनसोल्यूबल कंपाउंड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं इनमें से एक इनसोल्यूबल कंपाउंड होगा। तो देखो ये वाला इनसोल्यूबल होता है, ये चीज मैंने मिस कर दी थी, सॉरी। तो आपको समझ में आ गई होगी आपको। ओके, तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया फिर। ओके, वो फॉलो कर रहा है बरोबर, दो कंपाउंड्स इन अ सॉल्यूशन, अदला बदली हो रही है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है ऑफ द रेडिकल्स टू गिव वन ऑफ द प्रोडक्ट एज इनसोल्यूबल कंपाउंड। ओके, टू गिव इनसोल्यूबल कंपाउंड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, वही सेम चीज। तो अब यहां पर न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग ने देखा क्या था, यहां पर भी ऐसी अदला बदली होगी, ये जो दो कंपाउंड्स हैं इनमें अदला बदली होगी, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स होगा। कैसे होगा, देखो यहां पर क्लोराइड का Cl- और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो उसको बकायदा H+ ही होना पड़ेगा। ओके, तभी जाके Cl- को बैलेंस कर पाएगा। तो देखो H1 + Cl1- तो बरोबर बैलेंस हो गया। ओके, अब डिकोड किया है मैंने, आपको अगर क्रॉस चेक करना रहेगा, आपको खुद को भी डिकोड करने के बाद रेडिकल्स को, तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर से इसका इन रेडिकल से देख लो, फॉर्मूला बन रहा है ठीक से। तो देखो प्लस माइनस भूल गए, 1 1, तो H यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो H1 Cl1 मतलब HCl, खत्म। ओके, वैसे ही NaOH का भी देखो, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ Na+OH-। ओके, OH का रहता है OH- रेडिकल, ओके, और Na का रहता है Na+ वाला रेडिकल। दिमाग में रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए देख लोगे। ओके, तो देखो प्लस माइनस भूल जाएंगे, 1 1, तो Na1OH द होल 1, तो Na1OH द होल 1 मतलब NaOH। ओके, और थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, जैसे हम लोग ने पिछले वाले में लगाया था। अगर आपको दूसरा वाला रेडिकल का साइन याद नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, पहले कोई एक रेडिकल के चार्ज के मदद से भी निकाल सकते हो। ओके, अब यहां पर तो सिंपल था, तो हम लोग ने डायरेक्टली रेडिकल्स को याद कर लिया, बात बन गई, रेडिकल्स मिल गए हमको। अब इनमें अदला बदली होगी, तो देखो क्या होगा, अब यहां पर ये जो H+ है, ओके, ये जाएंगे Na+ के जगह पर, Na+ आएंगे H+ की जगह पर। तो क्या होगा, देखो H+ यहां पर आएगा, H+OH-। ओके, एक मिनट इरेज करने दो मुझे, हाँ, H+OH-। ओके, H+ यहां पर आया तो H+OH- बन गया, Na+ वहां पर गया तो Na+Cl- बन गया। ओके, तो देखना Na+Cl-। ओके, समझ में आ गई बात, यहां पर H+OH-। ओके, फिर वहां पर Na+Cl-। क्लियर। तो अब हुआ क्या, ये हम लोग ने एक साथ लिख दिया। तो देखो अब Na+Cl- इनको आप इनका फॉर्मूला लिखोगे तो आपको यही मिलेगा पक्का, H+OH- इनका फॉर्मूला लिखोगे, ओके, रेडिकल से, तो आपको यही मिलेगा पक्का कंपाउंड। तो अब यहां पर देखना क्या हो रहा है, ये जो H+ है OH- है, ओके, तो ये कंबाइन होने के बाद देखो अब यहां पर तो सिंपली समझ में आ रहा है NaCl, यहां पर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा, पर देखो 2 H है तो H2O। ओके, इजी था, ये भी सिंपल था, बात बन गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। ओके, अब कुछ ऐसे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं जिनमें, ओके, जो रिएक्शंस में गैसेस इवॉल्व होती है। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मे आल्सो ऑकर विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, कुछ ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें भी गैसेस इवॉल्व होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लूंगा, ओके, अगर यहां पर एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं अगर H2SO4 लूं, सल्फ्यूरिक एसिड लूं और आयरन सल्फाइड लूं। ओके, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर ये जो है अदला बदली होगी। ओके, यहां पर सल्फाइड होता है S2-, तो यहां पर आयरन को कैसे भी करके Fe2+ ही होना पड़ेगा, तो ही जाके 2 + 2- बैलेंस होगा और FeS फॉर्मूला बन गया। ओके, तो ये डिकोड किया था मैंने, अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। सल्फाइड S2- है, हमारे पास एक ही आयरन का एटम है, ओके, तो उसके पास जबरदस्ती 2+ तो होना ही चाहिए, तभी जाके बैलेंस होगा, तभी जाके फॉर्मूला यही बनेगा। ओके, वैसे ही H2SO4 में भी देखो, ओके, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लिख दिया मैंने। अब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है तो 2H+ और सल्फर ऑक्सीजन 4, तो सल्फेट जो है SO4 2-। ओके, तो देखो सल्फेट पहले आप लिख सकते हो डायरेक्टली सल्फेट 2-। ओके, उसके बाद जो हाइड्रोजन है कितने हैं, 2 है, तो 2 पहले लिख दिए।
अब आपको पता है यहाँ पर 2 माइनस है तो कैसे भी करके टोटल 2 प्लस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ 1 प्लस लिख दूँ तो 2 प्लस हो जाएगा। ओके, तो ऐसे भी आप करके निकाल सकते हो। ओके, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गए रेडिकल्स। अब इनमें अदला बदली होगी, तो ये जाएगा इसके जगह पर, ये जाएगा इसके जगह पर। ओके, तो Fe2+ जा रहा है SO4 2 माइनस के साथ, ओके यहाँ पर, और ये आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो Fe2+ जा रहा है SO4 2 माइनस के साथ। ओके, गया यहाँ पर, चलो इसकी बात खत्म हो गई। अब इसकी जगह पर ये आ जाएगा, तो 2H+ आ रहे सल्फाइड आयन के साथ। ओके, 2H+ S2 माइनस सल्फाइड आयन के साथ आ रहे। ओके, तो अब ये और ये दोनों कंबाइन होंगे, ये और ये दोनों कंबाइन होंगे, हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो देखो अगर आप लिखोगे ठीक से ढंग से देखोगे तो देखो 2 + 2 माइनस है। ओके, तो देखो बैलेंस तो हो रहा है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ओके, अगर हमको चाहिए, ओके, तो इस वाले ऐसे टाइप के जो भी हमको जब रेडिकल्स मिलेंगे तब ध्यान में इतना ही सिंपल सा लॉजिक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। 2 + 2 माइनस बन गया ना, तो बैलेंस हो गए। तो अब सिर्फ एटम काउंट करना है, H कितने हैं 2 और S है, तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा H2S। क्लियर हो गई बात, सिंपल। फिर उसके बाद ये Fe2+ SO4 2 माइनस है, तो अब देखो प्लस प्लस तो गया, 2 2 1 1 हो गया, राइट। तो क्या बन गया, बच गया अपना SO4 के ऊपर 1, Fe के यहाँ पर 1, तो Fe1 SO4 द होल 1। तो Fe1 SO4 द होल 1 क्या होता है, FeSO4 ही होगा। ओके, अब इसमें ना देखो ये वाला H2S गैस रिलीज होता है। ओके, तो इसीलिए देखो कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मे ऑल्सो ऑकर विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। बात बन गई, क्लैरिटी आ गई आपको कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है गैस का। और एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है इसमें भी, ओके, जहां पर हम लोग, ओके, तो यहां पर क्या होगा, देखो हम लोग लेंगे ये कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, NaHCO3, और इस NaHCO3 को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, ओके, कुछ ऐसे कंपाउंड के साथ जो ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट इनमें कर देगा। ओके, तो बात ही पूरी अलग बन जाएगी। ओके, HCl के साथ। तो यहां पर देखना Na और ये HCO3, तो देखो हम लोगों ने पढ़ा है बाइकार्बोनेट रेडिकल है ये, तो HCO3 माइनस होता है, तो ये HCO3 माइनस, तो सिर्फ एक Na है, तो ये -1 माइनस है, तो इसके ऊपर 1 प्लस होना चाहिए, बात खत्म। ओके, HCO3 माइनस, राइट। ओके, तो इसके ऊपर 1 माइनस होता है, तो बचा क्या, सिर्फ एक Na का आइटम, एक Na का आइटम लिखा मैंने। अब इसके ऊपर ऐसा चार्ज होना चाहिए जो HCO3 माइनस के ऊपर है, इसीलिए जो HCO3 माइनस के ऊपर है, क्यों, क्योंकि बैलेंस हो जाएगा फिर। तो 1 माइनस है, तो इसके ऊपर 1 प्लस लगा दिया मैंने। ओके, तो 1 + 1 माइनस, बात खत्म। अब आप देखोगे क्रॉस करके इनको, तो फॉर्मूला आपको यही मिलेगा। ओके, तो ये रेडिकल्स हम लोग ने अलग अलग बना लिए। फिर इसके तो H+ और Cl- है, अभी थोड़ी देर पहले किया था हम लोग ने, राइट, थोड़े पिछले वाले रिएक्शंस में देखा था हम लोग ने, HCl का H+ Cl- है। ओके, तो रेडिकल्स तो बन गई यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगी, अदला बदली होगी, तो ये यहाँ आ जाएगा इसके जगह पर, ये जाएगा इसके जगह पर, तो Na+ और Cl-। ओके, ये दोनों का मिलन हो जाएगा, तो NaCl बनेगा। बात बन गई। देखो Na+ इसके जगह पर जा रहा है, तो Na+ और Cl- का मिलन होगा, तो Na+ Cl- NaCl बनेगा। चलो लिख दिया मैंने NaCl। ओके, तो ये और ये इसका किस्सा खत्म। अब बचा क्या, H+ यहाँ पर आ रहा है ना, तो HCO3 के साथ, तो ये H+ और ये HCO3 माइनस, ये बनाता है H2CO3। ओके, पर ये जो चीज है ना H2CO3, ये इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती। ओके, इसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं, आगे आगे पढ़ोगे आप। तो ये कार्बोनिक एसिड जो है ये टूट जाता है किसमें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, तो ये तो बात बन गई थी अपनी, ये H+ और HCO3 माइनस H2CO3 बना रहे थे। ओके, इनकी बात चल रही है। ये H2CO3 जो है स्टेबल नहीं होते, तो ये टूट जाते हैं इन दोनों में। ओके, तो ये बन गए, ये तो इनकी बात खत्म, कहानी खल्लास। इनकी कहानी में ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ओके, तो इनकी कहानी तो हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया, NaCl बन रहा है, इसकी कहानी में फाइनली ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे H2O और CO2। ओके, तो यहाँ पर भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ रहा है। ओके, तो ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स, ये ऑकर हो रहा है विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर। ओके, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जिससे हमें समझ में आएगा कि भाई हमको कितना समझ में आया है।
ओके, तो अब मैंने एक ही टाइप का क्वेश्चन लिया है बस, पर मैं बता रहा हूं आपको इस एक टाइप के क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया। चलो शुरुआत करते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शंस गिवन बिलो। तो हमको सिर्फ जो रिएक्शंस दिए हुए हैं उनका टाइप बताना है। अब ये टाइप बताने के लिए हमको सारे रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग टाइप बता पाएंगे। तो चलो पहला रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें क्या हो रहा है। देखो, क्लोरीन Cl2 प्लस 2 KBr गिव्स 2 KCl प्लस Br2। तो रिएक्शन को देख के हम लोग को थोड़ा एनालाइज करना चाहिए, आना चाहिए कि भाई हम लोग ने जो 4 टाइप्स पढ़े उनमें से कौन से टाइप पे थोड़ा बहुत फिट हो रहा है, क्योंकि क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में रिएक्शन में वो थोड़ा देख लेते। तो पहले रिएक्टेंट देखते, थोड़ा प्रोडक्ट्स देख लेते, तो और एक आइडिया आ जाता है हमको। देखो अब रिएक्टेंट्स में देखो, क्लोरीन है, 2 KBr है, प्रोडक्ट में 2 KCl बन रहे हैं। KBr यहां पर था, यहां पर KCl बन रहा है, और यहां पर क्लोरीन था तो यहां पर ब्रोमीन है प्रोडक्ट में। तो कुछ याद आ रहा है कुछ कि यहां पर हो क्या रहा है। देखो यहां पर ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ने ले ली है, दिख रहा है। देखो KCl में, ओके, KBr में जो ब्रोमीन था वहां पर क्लोरीन चला गया तो KCl बन गया, ओके, और ये ब्रोमीन बेचारा बाहर चला गया है तो ये Br2 बन रहा है। तो कुछ क्लिक हुआ, आइडिया आया दिमाग में कि देखो ये क्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है हमारे ब्रोमीन को, ओके। तो बस इतना ही हमें समझना है कि भाई क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो Br2 बन रहा है, ओके। हमको पता है ब्रोमीन बाहर आएगा, पर ब्रोमीन तो भाई Br2 में ही एग्जिस्ट करता है एज अ मॉलिक्यूल, ओके। तो Br2 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। ऐसा कब होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। बात खत्म, दिमाग लगाया हम लोग ने, हमको समझ में आएगा कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर रहा है वो भी समझना जरूरी है। देखो क्लोरीन कर रहा है ब्रोमीन को डिस्प्लेस, थोड़ा चेक भी करना है हमको कि भाई क्लोरीन कर सकता है क्या डिस्प्लेस ब्रोमीन को? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन एक्टिविटी सीरीज में ब्रोमीन के ऊपर है, राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखा क्लोरीन ब्रोमीन के ऊपर है, राइट। तो ऐसे नीचे नीचे जाते हैं तब हम लोग रिएक्टिविटी कम कम होती है, ओके। तो फ्लोरीन से कम रिएक्टिविटी है क्लोरीन की, क्लोरीन से कम रिएक्टिविटी है ब्रोमीन की, समझ में आई? क्लोरीन से कम रिएक्टिविटी है, ओके सॉरी, क्लोरीन से कम रिएक्टिविटी है ब्रोमीन की, ओके। देखो क्लोरीन से कम रिएक्टिविटी है ब्रोमीन की, तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है देन ब्रोमीन, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, राइट। मोर रिएक्टिव ये लेस रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को, क्लोरीन डिस्प्लेस करेगा ब्रोमीन को, क्लोरीन डिस्प्लेस करेगा ब्रोमीन को, तो बरोबर हो रहा है, ओके। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म। लगा दिया दिमाग में, हम लोग ने चिपका दिया। आगे ये देखो PbO2 और SO2, ये दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं हमको, दो कंपाउंड्स का मिलन हो रहा है और हमें एक कंपाउंड मिल रहा है, एक सिंगल कंपाउंड, ओके। याद आ रहा है कुछ? सबसे पहला रिएक्शन का टाइप कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस वाला रिएक्शन, जिसमें दो सब्सटेंसेस मिलके इनका मिलन होता है और एक ही सिंगल सब्सटेंस मिलता है। देखो दो सब्सटेंसेस का मिलन हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस मिल रहा है। अब ये दो सब्सटेंसेस दो एलिमेंट हो सकते हैं, दो सब्सटेंसेस दो कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर दो सब्सटेंसेस में से एक एलिमेंट हो सकता है, एक कंपाउंड हो सकता है। दो सारे एग्जांपल्स हम लोग ने देख लिए थे, करेक्ट। बात समझ में आ गई? एक एलिमेंट एक कंपाउंड वाला भी एग्जांपल हम लोगों ने देख रहा था, राइट। एक एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन, एक कंपाउंड मतलब SO2, राइट, SO3 बन रहा था। तो ये देखो यहाँ पर दो ने भी सब्सटेंस कंपाउंड है, तो बात बन गई, मिलन उनका होके एक ही कंपाउंड बन रहा है, तो मतलब पक्का पूरा का पूरा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को छान लिया। ये अपना डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं हम लोग को, हम लोग इनको, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, ओके। आप पूरा पूरा लिख लेना वर्ड। चलो आगे बढ़ते। तो अब इसमें ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है ये हमको पहचानना है, सिंपल सी बात है। अब दिया क्या है, रिएक्टेंट्स को थोड़ा देख लेते, जिंक है, कॉपर सल्फेट है, ओके। प्रोडक्ट्स को भी देख लेते, जिंक सल्फेट है और कॉपर है, तो हमको थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। देखो जिंक की जगह पे कॉपर गया है इसीलिए जिंक सल्फेट बन गया, देखो जिंक सल्फेट, और कॉपर जिंक की जगह पे आया इसीलिए जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर, राइट। तो कुछ जिंक और कॉपर की अदला बदली हो रही जगह में। अब देखना इसका मतलब क्या हुआ, देखो जिंक कॉपर की जगह पे गया ना, जिंक सल्फेट, कॉपर बाहर निकल के आ गया, ओके। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, करेक्ट। तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, ये हमको समझ में आ गया। अब यही से हम बता भी सकते हैं कि भाई ये कैसा कौन सा टाइप का रिएक्शन है, क्योंकि देखो इसमें एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है। पर अब थोड़ा बहुत और एक क्लैरिटी लानी है हमें कि भाई हमको तो पता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, पर कौन सा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, करेक्ट। तो हमको बस एक बार कंफर्म करना है कि भाई जिंक मोर रिएक्टिव है देन कॉपर,
ये एक बार कंफर्म हो गया तो हम बता सकते कि भाई ये जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसने कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उड़ा दिया। अब जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये कैसे बताएंगे हम लोग? यहां पर आएगी हमको काम हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे हम लोग ने पिछले वाले सवाल में देखा था वैसे ही। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये कॉपर जिंक इनकी बात चल रही है ना, तो हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ी तो एक थी पूरी की पूरी मेटल्स की, राइट, जिसमें हम लोग ने मेटल्स देखे सोडियम से लेके गोल्ड तक। दूसरी वाली पढ़ी थी जो नॉन मेटल्स की थी, राइट, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक। तो नॉन मेटल वाले हम लोग ने यूज की, यहाँ पर हम लोग मेटल वाली यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर जिंक और कॉपर का, यहाँ पर जिंक और कॉपर इन्वॉल्व है ना। तो शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग फटाफट एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को लिख लेते तो हम लोग को और अच्छे से आइडिया भी आ जाएगा। तो दिमाग में एकदम चिपकी होनी चाहिए अपनी रिएक्टिविटी सीरीज, तब जाके हम लोग फटाफट ऐसे क्वेश्चंस एक बार देख के ही बता सकते हैं कि भाई क्या है इसमें। ओके, तो पोटेशियम है सबसे पहले, फिर पोटेशियम के बाद आएगा सोडियम, ऊपर जाना है ऐसे, पोटेशियम सोडियम, फिर बाद में आगे जाना है और फिर बाद में ऊपर जाना है कैल्शियम मैग्नीशियम। ओके, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी पीरियोडिक टेबल को याद करते हुए, सबसे पहले 5 एलिमेंट्स ऐसे लिखने, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, यहाँ जाना है, राइट, तो एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम के बाद आएगा जिंक, राइट, और जिंक के बाद फिर बाकी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। और हमको अगर थोड़ा याद होगा तो देखो हाइड्रोजन के बाद ही नीचे कॉपर आता है। ओके, जिंक के बाद आयरन, चलो लिख देता हूं मैं, निकल, ओके, जिंक आयरन तुम लोग निकलो, राइट, टिन लेड हाइड्रोजन, फिर CuHgAgAu। ओके, तो यहां तक होने के बाद जिंक आयरन निकल, ओके, एल्यूमिनियम के बाद जिंक आयरन निकल, टिन लेड हाइड्रोजन, CuHgAgAu, खत्म। तो देखो कॉपर कितना नीचे है, जिंक इतना ऊपर है। ओके, तो जिंक यहाँ पर जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, हम लोग को पता है रिएक्टिविटी कम कम होती है। ओके, तो जिंक से कम रिएक्टिव आयरन, उससे कम निकल, उससे कम टिन, उससे कम लेड, उससे कम हाइड्रोजन, उससे भी कम कॉपर। तो कितनी कम रिएक्टिविटी है कॉपर की रिलेटिवली, समझ में आ रही बात? रिएक्टिविटी को आप ऐसे भी थोड़ा सा इमेजिन कर लोगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पर ऐसा एरो बना दो एक आप दिमाग में। ओके, तो ये जो एरो है यहाँ पर ब्रॉडर है, ओके, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, नीचे नीचे जा रहे हो तो रिएक्टिविटी कम कम हो रही है, तो ऐसे रिएक्टिविटी कम कम होती जाती है। तो आप देखो जिंक को ऐसे यहाँ पर प्लेस करके इसकी रिएक्टिविटी इतनी है, कॉपर को देखो यहाँ पर ऐसे प्लेस करके, ओके, इसकी रिएक्टिविटी इतनी है, तो मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी कम है देन जिंक। लाइन से भी आप, लाइन बना के भी आप दिमाग को एकदम फटाक से ये कर सकते हो, वो तो लॉजिक की बात है, राइट। तो कॉपर कम रिएक्टिव है देन जिंक, या फिर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। ओके, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, राइट, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है देन द कॉपर, राइट। तो क्योंकि अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। आ गई बात समझ में? ओके, अब हम लोग को कंफर्म हो गया कि हाँ बरोबर भाई। ओके, जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को, तो जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। ओके, तो यहाँ पर भी जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। क्लियर, खत्म। तो अपना राइट जा रहा है रिएक्शन, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो कौन सा होता है ये? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दो आप, बात खत्म। ओके, फिर ये नेक्स्ट वाला रिएक्शन देखो, अब इसमें भी थोड़ा ध्यान देना है रिएक्टेंट्स पर और प्रोडक्ट्स पर। तो पहले है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, फिर बन रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर तोड़ दो, सिल्वर नाइट्रेट 2 रेडिकल्स बन गए, सोडियम क्लोराइड, ओके 2 रेडिकल्स बन गए। ओके, सोडियम Na+, हमको पता है, क्लोराइड Cl-। ओके, सिल्वर, अब देखना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट है तो नाइट्रेट होता है NO3-, तो सिल्वर का हम लोग को समझ में आ जाएगा Ag+ ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही सिल्वर है। ओके, यहाँ पर टोटल NO3 कितना है? एक ही है, एक के ऊपर -1 चार्ज, सिल्वर कितना है? एक ही है, तो इसके ऊपर भी +1 चार्ज लगा देंगे तो +1 -1 बराबर बैलेंस हो जाएगा। ओके, सिंपल लॉजिक वाली बात। तो यहाँ पर देखो ये 4 रेडिकल्स हमको मिल गए। अब हो क्या रहा है? रेडिकल्स की अदला बदली, राइट। तो सिल्वर जा रहा है, बोल रहा है क्लोराइड के पास, बोल रहा है मेरे को तेरे साथ मिलके कंपाउंड बनाना है। और सोडियम फिर क्या करेगा भाई? बचा क्या फिर? सोडियम बोलेगा नाइट्रेट को, ये दोनों बचे ना, तो सोडियम बोलेगा नाइट्रेट को चल हम दोनों मिलके कंपाउंड बना लेते हैं। ओके, तो हो गई एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स। ओके, इसने क्या किया? सोडियम की जगह ले ली और सिल्वर क्लोराइड बना दिया। देखो सिल्वर क्लोराइड। और फिर इसने क्या की? इसने सिल्वर की जगह ले ली, सोडियम नाइट्रेट बना दिया। देखो सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पर क्या हो रहा है? देखो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल हो रहा है। सिल्वर सोडियम रेडिकल की जगह ले रहा है, सोडियम सिल्वर रेडिकल की जगह ले रहा है। ओके, तो ऐसा कब होता है? मतलब ऐसे कौन से रिएक्शन में होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। खत्म। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
दैट्स इट। ओके, क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो H2O2 gives H2O plus O2। अब ये H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं हम लोग इसको। तो ये दे रहा है हमको वाटर और ऑक्सीजन। ओके, तो ये कब पढ़ा था हम लोगों ने? देखो कौन से वाले टाइप के रिएक्शन ऐसे होते जहां पर एक ही कंपाउंड हमको दो अलग अलग सब्सटेंसेस दे रहा है। अब उसमें से एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है। पढ़ा था हम लोग ने डीकंपोजिशन रिएक्शंस, राइट? जिसमें एक कंपाउंड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इनटू, एक तो सारे के सारे एलिमेंट हो जाएंगे टुकड़े उनके, या फिर सारे के सारे कंपाउंड होते हैं उनके टुकड़े, या फिर एलिमेंट होगा और कंपाउंड दोनों भी साथ में होंगे। तो यहाँ पर देखो एक सिंगल कंपाउंड के टुकड़े हो रहे हैं इनटू एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। ओके, इस तरह से हो रहा है कि भाई ये फिर से इनका मिलन ना हो और ये फिर से ओरिजिनल कंपाउंड ना बने। तो यहाँ पर देखो फिर से इनका मिलन होकर फिर से ओरिजिनल कंपाउंड नहीं बन रहे हैं ये। ओके, तो ये वाला जो चीज है, ओके, ये जो फिर से मिलन होकर फिर से ओरिजिनल कंपाउंड नहीं बन रहे हैं, इसको थोड़ा समझना है। ओके, ये कब ऐसा आपको समझ में आएगा कि फिर से इनका मिलन होकर फिर से नहीं बन रहे? रिएक्शन को देख के, जब सपोज अगर रिएक्शन में ऐसा होता है H2O2, ओके, मैं बैलेंस वाला नहीं लिख रहा हूं, चलो ठीक है लिख देता हूं, चलो 2H2O2 2H2O2, ओके, और 2H2O प्लस O2। तो इनके बीच में ऐसा वाला अगर एरो होता, ओके, इसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो कहते हैं। ये अगर एरो दिखा तो हमको समझना है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। मतलब जैसे कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में बदल सकते हैं। और हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या नहीं चाहिए? हमको भाई एक बार हमारा जो सिंगल कंपाउंड टूट के जो टुकड़ों में बनेगा, वो टुकड़े फिर से ऐसे कोई भी कैरेक्टर जैसे फिर से वो रिकंबाइन होके फिर से वो कैरेक्टर नहीं बनना चाहिए, फिर से वो टुकड़े रिकंबाइन होके फिर से हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए। तो अब ये एरो रहेगा तो वो हम लोग को बता रहा है कि भाई ये इसमें बदल सकता है और ये इसमें बदल सकता है। तो ये इसमें जा सकता है तो ठीक है, पर ये फिर से कंबाइन होकर ये बनेगा। तो ये एरो ये बता रहा है हमको, राइट? तो इसका मतलब भाई हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट में बदल सकते हैं। इस एरो की वजह से हमको समझ में आ रहा है। तो फिर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगा फिर। ओके, तो एरो भी देखना है, तो फंसा सकते हैं आपको, शायद हो सकता है कि आपको एग्जाम में यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये एरो दे दे, ओके, और फिर पूछ ले इज दिस अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और नॉट, तो नहीं कहना। ओके, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो सिंगल कंपाउंड टूट के जो टुकड़ों में बन रहा है, ओके, ये एरो बता रहा है कि भाई ये ऐसा भी रिएक्शन, यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट भी बन सकते। तो जो भी रिएक्टेंट हमारा है सिंगल कंपाउंड, उसके टुकड़े बन रहे, ये जो प्रोडक्ट्स है ये फिर से कंबाइन होकर रिएक्टेंट में बदल रहा है। और हमें हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, जो प्रोडक्ट्स है वो फिर से कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स में बदलने नहीं चाहिए, तभी वो डिकम्पोजिशन है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स फिर से कंपाउंड ओरिजिनल कंपाउंड में बन रहे, मतलब ये अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अपना ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन नहीं होता है जिसमें प्रोडक्ट फिर से जाके हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस में बदल जाए एक बार ये ओरिजिनल सब्सटेंस टूटने के बाद। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर तो ये हो नहीं रहा है। ओके, प्लस हम लोग ने पहले देख लिया कि एक सिंगल सब्सटेंस दो अलग अलग, या फिर एक सिंगल सब्सटेंस दो एलिमेंट्स या फिर दो कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड इनमें टूट रहा है। तो यहाँ पर देखो एक सब्सटेंस एक एलिमेंट में और एक कंपाउंड में टूट रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, बस एक बार देखना है हमें रिएक्शंस को, एक बार रिएक्शन देख के ये बस करना है क्लियरिफाई कि डेफिनेशन को सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस खत्म, डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है अपना किसी भी टाइप के रिएक्शन का, बात बन गई, हमारा टाइप मिल गया। तो ये है डिकम्पोजिशन। ओके, क्लियर हो गई बात? तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। ओके, और आई होप आपको हम लोग ने अभी तक जो भी चीजें सीखी वो समझ में आई होंगी, आपको मजा भी आया होगा। ओके, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में क्या क्या हो रहा है। ओके, तो मैंने भी काफी ज्यादा कोशिश की है कि इस चीज को मैं जितना ज्यादा रिलेटेबल बना पाऊँ आपके लिए उतना ज्यादा कर सकूं। पर फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते कि आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, जो भी चीज हम लोग ने पढ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा। ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।